हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा। एक बार स्वागत है आपका फिर से अभी देखिए क्लास में। आप भी जल्दी से आ जाएं ताकि आज के इस क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। जी, आप ऐसे बहुत लोग आज बहुत पहले ही हैं, अच्छी बात है। अंजलि गुड आफ्टरनून, राजू गुड आफ्टरनून, प्रिया शर्मा गुड आफ्टरनून, रोजी गुड आफ्टरनून, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। जी, कल की क्लास में आप में से कितने लोग नहीं थे वो मुझे फटाफट बता दें कि सर कल की क्लास में नहीं था। ठीक है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आज की क्लास में कुछ बच्चे नए हैं तो जो कल मैंने क्लास में बताया था थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, रिकॉल कर दूंगा। मीन्स जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो क्योंकि आज की क्लास भी उसी से इंटरलिंक है, कल की क्लास से इंटरलिंक है, तो थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना कल के टॉपिक का वो बहुत जरूरी है। भी आ जाए। हाँ, रोजी आरम, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। गाइस, आपको पता होना चाहिए आपके स्टूडेंट में जिनका नाम है रोजी, तो उन्होंने क्या किया, एक डिजाइन किया था, एक कार्टून कैरेक्टर डिजाइन किया था जो उत्तर प्रदेश के जो है परिवहन विभाग से था। तो उनमें से कुछ 1300-1400 कार्टून को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसमें जो रोजी है वो 1 नंबर पे आई है, मतलब उसके कार्टून को सिलेक्ट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है। तो कंग्रेचुलेशन आपको। कल क्लास में कौन कौन है था? हाँ, सही है, आप सभी कांग्रेचुलेशन बोल सकते हैं रोजी को, क्योंकि भाई मानी रखता है कि उनका लोगो सिलेक्ट हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में। हाय ऐश्वर्य पारिक, यूपीएससी टू क्वालिफाई में। ओके, जो लोग कल नहीं थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आप भी लोग आ चुके हैं क्लास में, बिल्कुल 30 लोग आ चुके हैं और भी जल्दी जल्दी धीरे धीरे आ जाएंगे सारे। सो गाइस, कल की क्लास में हमने कुछ बात किया था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। कल हमने बात करी थी सरोगेसी के बारे में, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, बिल तो नहीं, SART क्या होता है, मतलब हमें बात तो करनी है आपके कि ART बिल क्या है। देखो, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 क्या है, कौन कौन से प्रभाव, अच्छी तरीके से डिटेल में हम बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जितने बच्चे लोग आज के मतलब कल की क्लास में नहीं थे, ठीक है, तो वो उनको मैं बता दूं कि ART बेसिकली क्या होता है। अंजलि, बच्चे प्लेलिस्ट बना हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं देखते हो। अगर आप यूज करते हो अच्छी तरीके से यूट्यूब को और इस चैनल है इसमें इसमें जाके देखना, साइंस एंड टेक की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जितनी भी वीडियो मेरी सारी की सारी बच्चे। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है, क्या हुआ है सर? वॉइस क्लियर नहीं है, इको आ रहा है। ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, इको क्यों आ रहा है मैं वो देख लेता हूँ। एक मिनट, आवाज वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए, अब आवाज एक बार, क्या अब आवाज आ रही है? मैं भी अपने फोन पे चेक कर लूँ वॉइस क्लियर क्यों नहीं है, एक बार देख लेता हूँ मैं। क्या अब आवाज आ रहा है? आ रही है? जी, अब क्लियर है, अब तो सही है। क्या अब आवाज आ रही है, जल्दी जल्दी बताएं। मेरे पास आवाज आ रही है, चलो वॉइस क्लियर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। तो गाइस चलिए बात करते हैं ART जो है वो टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ART टेक्नोलॉजी के बारे में, तो गाइस बेसिकली ये जो ART टेक्नोलॉजी होगी इसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, सहायक प्रजनन तकनीकी इसे कहते हैं। ओके, तो सहायक प्रजनन तकनीकी बेसिकली किस लिए यूज की जाती है? तो सहायक प्रजनन तकनीकी की अगर हम बात करें तो ये गाइस जो बांझपन होती है, जो बच्चा बच्चे करने में जो लोग समर्थ नहीं होते हैं, चाहे वो स्पर्म की प्रॉब्लम हो
चाहे वो यूट्रस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एग की प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन में हम मेडिकल की सहायता लेते हैं। हम जो है जो उपचार करते हैं मेडिकल में, तो उसी उसी को हम कहते हैं ART, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत गाइस जो ART है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में, है ना, क्रायोप्रिजर्वेशन के बारे में, और गैमेट्स और एम्ब्रायर्स के बारे में। बेसिकली क्या है गाइस, आप बोल सकते हो कि ART एक ऐसी तकनीकी है, जितने भी लोग, जितने भी दंपति जो बच्चा करने में असमर्थ है, उन्हें अगर बच्चा चाहिए तो वो मेडिकल के जिस ब्रांच में जाते हैं उसे आप ART बोल सकते हो। और ART के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर है, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आता है, जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी आता है, क्रायोप्रिजर्वेशन भी आता है, और गैमेट्स और एम्ब्रायो का सेल और परचेज भी आता है। और साथ में हम क्या करते हैं, मेडिकेशन की और भी जो प्रोसीजर होती है वो यूज करते हैं। तो अभी घबराने की बात नहीं है कि सर ये जो कल की क्लास में मैंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बता दिया था, आज क्लास में ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है या क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है, वो आज की क्लास में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ART आप समझ गए हैं, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हम बिल के बारे में डिस्कस करेंगे 2020 में। इस बिल में किन किन बातों का ख्याल रखा गया है और ये बिल आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बिल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, आवाज अब क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। सो गाइस, अगर हम बात करें ART बिल के बारे में, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ART बिल 2020 में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखो, हाल ही में अभी यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया, ART बिल टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 को क्या कर दिया गया, जो है अप्रूव कर दिया है। और ये बेसिकली क्या है कि जितने भी दंपत्ति जो इच्छुक है, जिन्हें बेबी चाहिए, जो अप्राकृतिक तरीके से होगा, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से तो बच्चा जन्मने में असमर्थ है, तो उनके लिए ये ART बिल काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। ये ART बिल जो है गाइस, ये जो बिल है वो ART जो क्लिनिक है पूरे के पूरे देश के अंदर में, उन्हें क्या करता है, रेगुलेट करता है। और साथ में जितनी भी और प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को भी यह ART बिल कंट्रोल करता है, ताकि जितने भी दंपत्ति वो इथिकल तरीके से, वो नैतिक रूप से अपना बच्चा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल जो भी हम सरोगेसी से जो भी बच्चा प्राप्त करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे गैमिट्स का गैमिट्स का जो है वो इनलीगल रूप से जो है वो ट्रांसमिशन किया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जो है जैसे नेपाल, आपको पता होगा कि हाल ही में आपने न्यूज पढ़ा कि जो नेपाल की कुछ लड़कियां जो है वो अपने गैमिट्स को यहाँ के भारत के जितने भी क्लिनिक है ART में, खास करके दिल्ली में, वो बेच रही है। और वहाँ के डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो गेमिट्स को ले भी रहे हैं क्योंकि सस्ता गेमिट्स मिल रहा है, बट वो डॉक्टर्स गेमिट्स को चेक नहीं करते, उस अंदाजे को चेक नहीं करते कि भाई हो सकता है इसमें कोई भी ऐसी डिजीज हो जो अनुवांशिक डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो। तो कहीं ना कहीं जो भी इच्छुक दंपति है, जिन्हें ART के थ्रू बच्चा चाहिए ना, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ART बिल है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जो ART क्लिनिक है उसे एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए भी समन्वित करता है। क्लियर है? तो थोड़ा इको आ रहा है, मेरे को इको बहुत आ रहा है। देखो, मैं कोशिश तो मैंने कर लिया कि इको ना आए, फिर भी इको आ रहा है, तो क्या किया जा सकता है? देखो, क्या सभी को इको आ रहा है? संध्या प्रजापति, गुड आफ्टरनून बच्चों। सो गाइस, ART का यूज बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूज हम क्या करते हैं, बांझपन को खत्म करने के लिए करते हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं कि ART के थ्रू इसमें जो है वुमेन का जो एग है, जो मादा का अंडाणु है, और जो पुरुष का जो स्पर्म है, उसे क्या करते हैं, सेव करके भी रखते हैं। मतलब इसे जो है वो जो ART क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे ART बैंक भी बनाए जा रहे हैं आजकल, तो उसमें ये स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा गाइस, कि इस तरीके में हम क्या करते हैं कि महिला के शरीर से, जो मादा है उनके शरीर से उस अंडाणु को निकाला जाता है एक स्पेसिफिक एंटीजन दे करके, और हम उसे क्या करते हैं, लैब के अंदर में स्पर्म के साथ उसे मिक्स करते हैं, और वहां हम क्या बनाते हैं, हम एम्ब्रायो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं, और इस ब्लास्टोसिस्ट को हम वापस माँ के गर्भ में डाल देते हैं। तो ART के तहत
इस प्रक्रिया का जो है चुनाव किया जाता है। सर मेरी समझ से ART को ना अपनाकर गोद लेना उत्तम होगा। ठीक है, अपनी अपनी सोच है उत्तम, आपने भी यही कहा कि अगर गोद लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऐसा होता है कि जितने भी दंपत्ति हैं उनके मन में ये भावना रहती है कि जो उनका बच्चा हो उनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल, खून मेरा खून है, तो जेनेटिक मटेरियल खुद का हो। तो बस मान लो कि अब किसी भी दंपत्ति जो कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी क्या कर रहे हैं आजकल, ART ही करवा रहे हैं, मतलब इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि ART ना करा करके किसी बच्चे को गोद ले लेंगे तो उस बच्चे को भी एक परिवार मिल जाएगा, बट सबकी सोच ऐसी नहीं होती। ठीक है, पढ़ने में लिखा है वॉइस अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल है। अनुराग उपाध्याय यूथ है, बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट और टॉपिक की बात करते हैं। तो ART जो क्लिनिक होती है, ART जो टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत जितनी भी क्लिनिक्स होती है वो क्या करती है, कभी कभी डोनर का एग भी यूज करती है। मतलब कि मान लो कि अगर माँ जिनको बेबी चाहिए, किसी दंपत्ति को बेबी चाहिए, और उस दंपत्ति में से जो मादा है उनके शरीर में जो है इनफ मात्रा में जो एग है, अंडाणु है, वो नहीं बन पा रहा। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसका अंडाणु खराब है, कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज है, तो वो किसी दूसरे के अंडाणु को लेकर के बच्चे को जन्मती है। तो यहाँ पे हम जो है ART जो प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, डोनर का यूज करते हैं, कभी कभी डोनर का स्पर्म भी यूज कर लेते हैं, या फिर पहले से जो जमा हुआ भ्रूण है उसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, जो सैरोगेट कैरियर है, जो सैरोगेट माँ है, किराए की कोख है, उसका भी यूज करते हैं। तो जो ART की बात की जा रही है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या यूज करते हैं, हम किसी दूसरे का जो एग है हम वो भी यूज करते हैं, दूसरे का स्पर्म भी यूज करते हैं, और पहले से जो जमा हुआ भ्रूण है वो भी यूज कर सकते हैं, और इसमें सर्विट करने का यूज भी करते हैं। अगर आप लगातार न्यूज पेपर पढ़ते हो, तभी कुछ महीने पहले ही आपने देखा था कि एक ऐसी बच्ची जन्म ली है जो पहले से 20 साल की है, मतलब जन्म लेते के साथ ही उसकी उम्र 20 साल हो गई। ऐसा क्यों? क्यों हुआ ये कि जिस बच्ची को क्या हुआ, ART के तहत जो जन्म लिया, तो वो जो था आज से 20 साल पहले जमा हुआ भ्रूण था, मतलब उस भ्रूण का निर्माण जो था आज से 20 साल पहले हो चुका था, लेकिन उसको कोई कैरियर नहीं मिला, इस कारण से वो आगे डेवलप नहीं हो पाया। तो वैज्ञानिकों ने यानी कि डॉक्टरों ने क्या किया कि उस प्रीवियस जमे हुए भ्रूण को, जो आज से 20 साल पहले जमा था, उस भ्रूण को लेकर के आज के समय में हमने क्या किया, उसे माँ के कोख में ट्रांसप्लांट कर दिया, उससे बच्चा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो जो भ्रूण का निर्माण आज से 20 साल पहले हो गया था, इसलिए इन लोगों ने क्या कहा, इस न्यूज की हेडलाइन बना दी कि बच्चा पैदा होते के साथ ही 20 साल हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस थोड़ा इको कम कर दीजिए। सर वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस तक हो रही है, पता नहीं आज वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मेरे ख्याल से तो मैंने तो अपने यहाँ पे सारी चीज देख ली कि वॉइस में मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बच्चे। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, देखो। अब आवाज आ रही है, एक बार देखो। इस तक का मतलब है, समझ नहीं आ रहा कि आवाज क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर तरीके से मुझे बताएं कि बस में क्या प्रॉब्लम है। ये आवाज की प्रॉब्लम इको आ रही है, आवाज सभी क्लियर है। पता नहीं मेरे फोन में तो बहुत अच्छे तरीके से आवाज आ रही है। ये आवाज ओके और खराब हो गई। अब नो वॉइस, अब तो आवाज अब आ रही है। सभी को इस समय
सर माइक चार्ज नहीं है क्या बच्चे? सब माइक यहाँ पे सारी चीजें हैं। हेलो हेलो हेलो। सर आवाज बिल्कुल नहीं है, इसमें नो वॉइस, ठीक है। ठीक है, अब एक बार देखना। ठीक है, अब देखो फटाफट, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। देखो अब देखना, क्या अभी को खत्म? ठीक है, क्या है सर प्लीज बताएगा क्या यूपीएससी मेंस के लिए भी? हाँ हाँ, देव त्रिपाठी यूपीएससी मेंस के लिए भी बचे। ठीक है, आवाज आ रही है अब? जल्दी बताएं जल्दी। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं वापस। ठीक है, क्लियर है वॉइस, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अगर अब कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे बता देना, मैं सही नहीं करूँगा ना, जैसी है वैसे ही क्लास करना, क्योंकि फिर बाद में, ये अभी लाइव है ना, फिर बाद में देखिए। तो चलिए वापस आ जाते हैं आर्टिकल पे, काफी टाइम वेस्ट हो रहा है आज इस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए। वी कैन हियर यू सर, ठीक है हो गया स्पीकिंग। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, मयूरी ने कहा है ओके सर क्लियर है, चलिए करते रहना। तो गाइस एआरटी का यूज हम इसमें मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अगर देखा जाए इस एआरटी के अंदर में असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से हिंदी में सहायक प्रजनन तकनीक कहते हैं, उसमें हम जो मेनली है हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। आप में से जिनको आईवीएफ के बारे में नहीं पता, आप इससे कल वाली क्लास जाके देख लेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 4 देख लेना, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाय देव, जौनपुर से, अच्छी बात है। इसके शॉट लेना है सर, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं साइड जब तक पानी पीता हूँ, आप स्क्रीन छोड़ दीजिए। आज लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी। चलिए, सर वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। अब मेरे ख्याल से आपको अपने लैपटॉप पे ध्यान देना, या फिर आप ईयरफोन लगा लो, हो सकता है उससे आ जाएगी बच्चे, क्योंकि आप में से बहुत लोग को वॉइस आ रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एआरटी का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आईवीएफ का, एआरटी में आईवीएफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें जो ये जो बिल है, उसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या है? ठीक है, ज्योति, हाँ मैं रखूंगा हिंदी में बच्चे। तो ये बिल सबसे पहली बात तो क्या करता है कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर में, जो भी हमारे भारत के अंदर में, जो हमारे देश के अंदर में जितने भी जो एआरटी क्लिनिक है, उन सभी को सेफ और एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए निर्देश देता है। आज समझ में, ये जो बिल है ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी जो कपल है, जो भी ऐसे दंपति जिन्हें बेबी चाहिए, उनकी जो सूचना है वो गुप्त रहे, और साथ में क्या हो कि जो बच्चा हो उसके बाद उसके जितने भी राइट्स हैं वो भी उन्हें मिले। कि देखो सबसे बड़ी बात तो क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मान लीजिए कि नॉर्मल तरीके से किसी को बच्चा होता है तो घर में खुशियां आती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि यार ये दोनों दंपत्ति जिनमें से किसी में भी खराबी है, चाहे वो लेडीज में खराबी हो चाहे वो जेंट्स में खराबी हो, और वो इस तरीके से मतलब आईवीएफ का यूज करके बच्चा पैदा किया है, कहीं ना कहीं जो समाज है उसमें अच्छे दृष्टिकोण से उन्हें नहीं देखते, और उन्हें हमेशा जो है वो एक नीच भावना से या फिर हीन भावना से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कपल के लिए जीना काफी मुश्किल हो जाता है, और बाद में जब बच्चा पैदा होता है तो लोग उससे भी चिढ़ाते हैं, यार तुम तो टेक्नोलॉजी के द्वारा पैदा हुए हो, ये वो रिजल्ट, बहुत सारी की बातें होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल है 2000 एआरटी बिल 2020 है, ये क्या करता है कि जो भी दंपत्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, इस प्रकार के प्रोसीजर का उपयोग किया है, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे वो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो, या चाहे जो भी प्रोसेस उन्होंने किया हो, ये सारी की सारी गुप्त रहे। ये बिल इस बात की सहमति देता है, और जो बच्चा हो जाए उसके भी वही राइट्स होने चाहिए जो जेन्युइन बच्चों के जो होता है, जो प्राकृतिक तरीके से जो बच्चे होते हैं उनको मिलता है। सो गाइस, इस बिल में एक बहुत ही खास बात क्या इंक्लूड की गई है कि अगर आईवीएफ को भी करा रहा है, मतलब एआरटी के तहत जितनी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है,
उसमें सबसे पहले एक टेस्ट अनिवार्य होगा। वो जो टेस्ट है उसे कहते हैं प्री जेनेटिक इम्प्लांटेशन टेस्टिंग मैंडेटरी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्री जेनेटिक क्या है, टेस्ट क्या है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये टेस्ट बेसिकली क्या करता है, डॉक्टर को अलाउ करता है कि वो क्या करे कि जब पहला बच्चे से, मान लीजिए उन्होंने स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रायो बना लिया, अब उस एम्ब्रायो को क्या करना है, इम्प्लांट करना है। इससे पहले वो क्या करे, उस एम्ब्रायो की जांच कर ले कि भाई कोई इसमें एबनॉर्मल क्रोमोसोम तो नहीं है, ठीक है। ताकि मान लीजिए कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम होगा, देखो जेनेटिक डिजीज की बात करें तो जेनेटिक डिजीज दो तरीके से हो सकती है। एक जो न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम होता है, एक उसकी वजह से, और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि न्यूक्लियस के बाहर भी क्रोमोसोम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है। ध्यान दीजिएगा कि नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कभी कभी प्रॉब्लम होने की वजह से जेनेटिक डिजीज आती है। तो अब ये जो डॉक्टर है, ये जो प्री जेनेटिक जो टेस्ट करेंगे, वो डॉक्टर क्या करेंगे, किसी प्रकार के क्रोमोसोम को चेक कर लेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम है तो उसे वो क्या नहीं करेंगे, आगे जाके इम्प्लांट नहीं करेंगे। क्योंकि मान लो कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम बच्चे में आ गई तो आने वाला भविष्य जो होगा उस बच्चे के लिए वो पूरी तरीके से खराब होगा, वो अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि बच्चा पैदा होने से पहले हम क्या, डॉक्टर को ये टेस्ट क्या करना होगा, करना अनिवार्य होगा। हालांकि आजकल के डॉक्टर उतना नहीं करते क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छे तरीके से सर्टिफाइड लैब चाहिए, एक अच्छी तकनीकी का होना बहुत जरूरी है। तो आजकल कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये डॉक्टर क्या करते हैं, किसी भी एम्ब्रायो को, ठीक है, किसी भी भ्रूण को ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन अब इस बिल के तहत उस डॉक्टर को ये करना अनिवार्य होगा कि वो टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें सरोगेसी का वही रोल है। देखो सरोगेसी का मतलब तो मैंने कल समझा दिया। ये तो क्या है कि ये बिल जरूरी है कि मान लो कोई सरोगेट मदर है, तो सरोगेट मदर है तो उसके भी कुछ ना कुछ तो ये होंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ जो सरोगेट मदर है उसके भी कुछ ना कुछ, वो टर्म याद नहीं आ रहा, मतलब चलो मैं याद आता हूँ तो बताता हूँ। सर एम्ब्रायोस की हिंदी क्या होती है, एम्ब्रायो को भ्रूण कहते हैं, भ्रूण, ठीक है। सर प्री का क्लास है रोहित, ये प्री का क्लास है बच्चे, बट प्री के साथ साथ ये बेसिकली प्री की क्लास है, बट यहाँ पे प्री के साथ साथ मेंस का भी थोड़ा बहुत क्या करा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीजें करा रहा हूँ, ताकि अब जैसे ये बिल है, इस बिल में से क्वेश्चन आपके प्री में तो आएगा, मेंस में तो आएगा नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो जो भी क्या होगा, ये जो बिल होगा वो सरोगेट मदर के जितने भी, क्या देखो मैं, मेरे पास एक प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे वर्ड भूल गया क्या कहते हैं, मैं बताऊंगा जरूर अगर थोड़ा सा याद आता है, ठीक है। तो ये जो प्री जेनेटिक जो टेस्ट है वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा गाइस की जितने भी एआरटी क्लिनिक है, ठीक है, उन सभी को ऑपरेट करने के लिए जो नेशनल बोर्ड है, जो भी एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा, नेशनल बोर्ड क्या करेगा कि जितने भी जो एआरटी क्लिनिक है उस पर नजर रखेगा, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी चीजें होंगी उनको क्या करेगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट करेगा, बोल सकते हो कि जितने भी उसके क्या बताओ आज, बहुत सारे वर्ड को स्टक कर रहा हूँ, जैसे आवाज स्टक करके वैसे नहीं कर रहा हूँ, है ना। समझो कि जितने भी क्लिनिक है, एआरटी क्लिनिक है, वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इन सब पर नजर रखने के लिए कोई ना कोई तो संस्था होनी चाहिए। तो एक संस्था हम बनाएंगे जो नेशनल बोर्ड होगा, ठीक है। वो नेशनल बोर्ड जो होगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जो है स्टेट के लिए अलग अलग होगा। नेशनल बोर्ड तो एक ही होगा, बट उसके अंतर्गत हम अलग अलग क्या करेंगे, बोर्ड को स्थापित करेंगे, जिसमें वो सारे के सारे क्या करेंगे, जो भी एआरटी क्लिनिक्स है उस पर नजर रखने का काम करेंगे, अधिकारों पर जो है वो काम करें। हाँ बिल्कुल, अधिकार कहा था, वो जो सरेगेट मदर है, ठीक है, उनके जितने भी अधिकार है उनको भी तो देखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को तो अपने पैसे से मतलब है, दंपति को केवल बच्चा चाहिए, तो फिर वो जो सरेगेट मदर है उनका क्या, ठीक है। तो सरेगेट मदर के लिए जो बिल आया था वो भी है, साथ में जो एआरटी बिल है वो भी इस पर नजर रखेगा, ठीक है। सो गाइस एक चीज और, अब एक बात बताओ कि जो भी एआरटी क्लिनिक होंगे, जितने भी एआरटी क्लिनिक है, तो भाई कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज का तो यूज करेंगे करेंगे। तो जो भी एआरटी क्लिनिक्स या बैंक होंगे, ठीक है, उनमें जो भी आपका जो उपकरण लगे हों लैब के अंदर में, तो उसमें जो है उस लैब का जो स्टैंडर्ड क्या होगा,
ठीक है, उसके अंदर में एक कोई ना कोई मानक होना चाहिए भाई, किसी भी काम को करने के लिए एक मानक निर्धारित किया गया है। तो उस मानक को भी जो ये बोर्ड होगा, नेशनल बोर्ड क्या करेगा, वो भी फॉर्मुलेट करेगा, वो भी देखेगा कि भाई मिनिमम फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इससे नीचे जाने पर उस एआरटी क्लिनिक की जो लाइसेंस होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी, या कोई ना कोई क्लिनिक जो होगा उसका जो है एक मानक बना दिया गया है, इस मानक के अंतर्गत काम करेगा, उससे ऊपर ठीक है, उससे नीचे काम नहीं करना चाहिए, ताकि क्या होगी, जितने भी एआरटी क्लिनिक है वो सभी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे जो एआरटी बैंक की बात जो मैंने की, ये जो बैंक है एआरटी बैंक का मतलब हो गया कि एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप होगा जो क्या कर सके, स्पर्म मतलब जो सीमेंट है वो सप्लाई कर सके, जो भी आपका जो एग है वो दे सके। दूसरी बात जो सरोगेट मदर है, ठीक है, वो भी जो है ये एआरटी बैंक जो है वो सप्लाई करेगा। यानी कि जो पेरेंट्स और जो भी एआरटी क्लिनिक होंगे उन सबके बीच में तालमेल, जो भी सामान चाहिए होगा वो इन एआरटी बैंक से लिया जा सकता है। हालांकि जितने भी एआरटी क्लिनिक्स होंगे उन सभी के पास क्या होगा, अपना अपना एक मतलब एक बैंक होगा। बट चाहे तो आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर एग चाहिए और कोई क्लिनिक जो क्लिनिक है उनके पास वो एग नहीं है, तो आप दूसरे क्लिनिक के पास जाकर के वो स्पेसिफिक एग ले सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, एग के लिए जो डोनर होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी का एग है, मैंने जैसे ये वाली कोई लेडीज है, इस लेडीज ने कहा कि भाई मुझे अपना एग जो है वो डोनेट करना है। कोई भी एग ले सकता है, कोई भी क्लिनिक ले सकता है, बट वो एग लेने के बाद डॉक्टर चेक करेंगे कि कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, और बीमारी जब नहीं होगी तब उनका एग लेकर के स्टोर कर दिया जाएगा। और कोई दंपति मान लो आता है, उनको प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एग को ले सकते हैं। ठीक है, तो एआरटी बैंक का मतलब यहाँ पे ये हो गया। दूसरा कि मान लीजिए कि कोई गलती गलती हो जाती, मान लो कि अब इस बिल का कोई पालन नहीं किया, पालन इन द सेंस कि कोई ऐसे क्लिनिक है जो इनलीगल तरीके से काम कर रहा है, उनके पास सही दस्तावेज नहीं है, और या इस बिल का क्या नहीं कर रहा, वो इस बिल का उल्लंघन कर रहा है, तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो देखो इस बिल में पनिशमेंट भी साफ साफ कह दी गई है कि ये बिल जो है वो जो भी सेक्स सिलेक्शन, मतलब कि वो चाहे कोई बंदा ये चाहे कि भाई हमें लड़का चाहिए या हमें लड़की ही चाहिए, आए समझ में, अगर ऐसा क्लिनिक बोलता है कि नहीं हम आपको लड़का ही करके देंगे, ठीक है, तो अगर वो ऐसा काम करता है तो वो गलत काम करता है। दूसरा कि अगर मान लो कोई क्लिनिक इम्ब्रायो को बना करके या फिर गेमेट्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है किसी भी रैकेट्स के द्वारा, किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो क्या है मतलब अनैतिक तरीके से काम कर रहे हैं, तब वो इस बिल के अगेंस्ट माना जाएगा। और बिल के अगेंस्ट जाने पर उन्हें कुछ पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट क्या है वो भी देखो। ये बिल गाइस साफ 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 क्या करता है, मतलब इस बिल में साफ साफ ये लिखा है कि अगर कोई भी इस प्रकार का काम करता है, यानी कि वो आपके सेल जो इम्ब्रायो है, मतलब जो भ्रूण है उसका क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इल्लीगली तरीके से बेच रहा है, चाहे उसमें वो स्पर्म की भी बात कर लो, चाहे उसमें एग की बात कर लो, अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे पहले चांस में, अगर पहली बार वो पकड़ा गया तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। कितने का जुर्माना होगा, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, उसके बाद 10 लाख का जुर्माना देने के बाद वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार फिर से अगर सेम गलती अगर वो दोहराता है तो ध्यान रखना कि उसको फिर क्या हो सकती है, उसको 12 साल की जेल हो सकती है, सेकेंड चार्ज। तो यानी कि अगर इस बिल का कोई भी उल्लंघन करता है, और कहीं ना कहीं लोग करेंगे करेंगे, क्योंकि इस बिल में इतनी कड़ाइयां हैं कि कोई भी इथिकल प्रैक्टिस नहीं करेगा। और अगर मान लो इथिकल प्रैक्टिस नहीं किया और किसी तरीके से पकड़ा जाएगा तो भाई साहब उसको पनिशमेंट जो है वो भी मिल ही जाएगा। शिवम शर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं बच्चे, ये तो गुड आफ्टरनून है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर हम बात करें इस बिल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, भाई बिल की जरूरत तो क्यों पड़ी, हर एक बिल की बात करें तो कोई भी बिल जब आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई नीड होती है। इससे पहले भी हमारे जो शहर में आके जो क्लिनिक्स है वो प्रॉपर तरीके से चल रहे थे, धड़ल्ले से चल रहे थे। लेकिन इस बिल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। भारत के अंदर में जो एआरटी, जो जितने भी एआरटी क्लिनिक्स हैं, है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन हर शहर में 15 से 20 जो एआरटी क्लिनिक्स होती है वो आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए भारत में देखा जाए तो भारत के अंदर में जो एआरटी क्लिनिक्स है वो बहुत
कम कॉस्टली है, मतलब बहुत मिनिमम प्राइस में क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी नियम और कानून नहीं, और अगर नियम और कानून है भी तो कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस नियम और कानून को इस नियम और कानून पर नजर रखे। तो आने वाले समय में जो एआरटी क्लिनिक्स है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, हाँ मैं कोशिश करूंगा संध्या। जी जी, वही बताया मैंने। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बिल समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बिल की आवश्यकता हमारे पास थी, क्योंकि हम जो है एआरटी पर कोई कानून नहीं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब भारत में एआरटी को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट कानून। ठीक है, अगर देखा जाए जितने भी क्लिनिक है हमारे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर में, ठीक है, तो वो किन किन सर्विसेज को देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इंडिया में जो सर्विसेज है वो कौन कौन सी है। पहला क्या है, गैमेट्स डोनेशन। तो गैमेट्स डोनेशन, दूसरा इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, पीजीडी। तो अभी ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया गैमेट्स डोनेशन, तो गैमेट डोनेशन का मतलब तो समझ में आ गया कि जो अंडाणु है या जो स्पर्म है, ठीक है, अगर किसी दंपति का काम नहीं कर रहा, जैसे कि मान लो ये दो दंपति हैं, है समझ लो, जिसमें से कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो जो फीमेल है उसका जो ओवरी है वो पूरी तरीके से या तो क्षतिग्रस्त है, या मान लो कि ओवरी जो है वो हेल्दी एग को डेवलप नहीं कर पा रही, तो बच्चा तो चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में इनको एग कहाँ से मिलेगा, चाहे तो वो एग कहाँ से ले सकते हैं, अपने परिवार वालों से ले सकते हैं। और मान लो किसी के परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एग प्रॉपर तरीके से काम कर सके, तब ऐसी कंडीशन में ये जो दंपति है वो एआरटी क्लिनिक जाएंगे, और जाने के बाद वहां पे कहेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें एक एग चाहिए, मतलब डॉक्टर की सलाह पे एग चाहिए। तो जो क्लिनिक होगी वो उन्हें क्या करेगी, हेल्दी एग प्रोवाइड कराएगी। तो जो भी डोनर यानी कि जो भी दाता वो एग देगा, तो सिंपल सा फंडा है, उसके लिए भी एक अलग से क्लिनिक होगी, अलग सा प्रोसीजर होगा। तो गैमेट्स का डोनेशन जो होता है वो इस तरीके से हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पैसे लेके दे, हो सकता है कि कोई इच्छा से अपना गैमेट्स दे दे। ठीक है, शिवम डेफिनेशन ऑफ बिल बताओ जी। बच्चा अगर अभी तुरंत क्लास में आए हैं तब सारी चीजें जो होंगी आपकी मिसमैच हो जाएंगी। देखो मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन बिल के बारे में। ठीक है, बट अभी तो फिलहाल जो आवाज है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर है, सभी बता रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मयंक, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, कोशिश करूंगा बच्चे। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं सारे के सारे बिल के बारे में, मतलब सारे के सारे एक इस प्रोसेस के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हम लेते हैं वो है इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ये बेसिकली क्या होता है, देखो ये एक प्रकार का आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन है। अब आपको मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी। ये प्रॉब्लम यहाँ, जैसे मान लो कि हिंदी की बात करें तो अब आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई सर ये जो इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन है इसकी हिंदी क्या है। तो देखो साइंस एंड टेक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो टर्म्स होते हैं वो बहुत बहुत मतलब मेडिकल के टर्म्स होते हैं, और इनकी हिंदी बेसिकली नहीं होती। ठीक है, अगर होती भी है तो आपके यूपीएससी में इन सभी टर्म को हिंदी में नहीं पूछता है। आपको कई बार आपने पेपर में भी देखा होगा कि वो हिंदी को क्या कर लेता है, मतलब इंग्लिश को ही हिंदी करता है, और कई बार इंग्लिश को हिंदी करने में बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। तो कोशिश करें, और आप सभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से तो इंग्लिश पे तो मैं डिटेक्ट कर ही नहीं रहा, हिंदी में तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेगा, है ना। तो देखो इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन की कोई हिंदी नहीं है, मैं समझाता हूँ इसे क्या कहते हैं। ये एक प्रकार का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बांझपन को दूर करता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि हम स्पर्म को लेकर के डायरेक्ट यूट्रस के अंदर में डाल देते हैं। जैसे कि अब ये क्यों किया जाता है, देखो मेरी बात, अगर हम बात करें कि पुरुषों की बात की जा रही है, ये प्रॉब्लम बेसिकली किसके साथ है, तो पुरुषों के प्रॉब्लम में ज्यादातर किया जाता है। होता ये है कि जो भी पुरुष है उसके जो स्पर्म की क्वालिटी होनी चाहिए वो काफी अच्छी होनी चाहिए, और कम से कम की बात कर रहा हूँ 65 से लेकर के 80 मिलियन स्पर्म
नॉर्मली क्या करते हैं, जरूरी होते हैं कि एक को फर्टिलाइज करने के लिए। लेकिन अगर मान लो किसी का स्पर्म बहुत वीक है, इतना वीक है कि वो सामान्य इंटरकोर्स के द्वारा भी वो क्या नहीं हो पा रहा, मतलब लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तब ऐसी कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं वो IUI प्रोसीजर को अपनाते हैं। IUI बेसिकली क्या होता है, एक बार दिखाते हैं। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो देख रहे हो, ये फिगर को अच्छी तरीके से देखो। इस फिगर में ये जो है, ये आपका ओवरी, और सॉरी यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है। हम क्या करते हैं कि एक मशीन होती है, वो मशीन को हम जो वजाइना है, उस वजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वजाइना में इस मशीन को डालते हैं, और मशीन को डालने के बाद हम एक सिरिंज में जो स्पर्म है, हाई क्वालिटी के स्पर्म लैब में पहचान करके हाई क्वालिटी के स्पर्म को लेते हैं, और स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूट्रस के पास, यूट्रस में छोड़ देते हैं। जहां यूट्रस में डायरेक्ट छोड़ने का मतलब हो गया कि जहां से एग जहां पर है, जैसे एग एग का निकलना स्टार्ट हो गया, एग निकलने के बाद हम इस स्पर्म को डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वीक स्पर्म भी होता है वो डायरेक्ट किससे, आपके जाके अंडाणु से निकलने वाले जो अंडा है यहाँ पे, उसके साथ फर्टिलाइज कर देता है, और जो लेडीज होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से हम एक इंजेक्शन या एक पाइप के माध्यम से, है ना, स्पर्म को लेकर के उस स्पर्म को हम डायरेक्ट बच्चादानी के अंदर में, यानी कि गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, डाल देते हैं, जिससे आने वाले समय में जो वीक स्पर्म है वो भी जो अंडाणु है उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया? कोई बात नहीं ज्योति, लड़ना नहीं है बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, थोड़ा ऑफिशियल लाइक बिहेव करेंगे, ठीक है। शुक्राणु मजबूत हो और अंडाणु कमजोर हो, ऐसा होता है क्या? देखो, ऐसा भी बोल सकते हो, गीता ने सही कहा है, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि स्पर्म ही हो, एग वीक भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या होता है, जब स्पर्म वीक होता है तब इसका यूज करते हैं। ओके, चलो, ये समझ में आया किसी को? अगर समझ में आया तो मुझे बताए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ओके, और जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार, 77 और 40% की वीडियो को लाइक करके रखो। ये तो गलत बात है ना। जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी मुझे बताएं, मैं बताता हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलो, ये है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आगे बात करते हैं कि आगे किन किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब मान लो कि अगर उस तरीके से भी, मतलब स्पर्म बहुत ही ज्यादा वीक हो, ठीक है, अगर स्पर्म मान लो और ही ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा, सर समझ नहीं आया, शिवम आप आज बच्चा पहली बार हो, मुझे लग रहा है कि आप बीच क्लास में से मुझे देख रहे हो ना, तो मे भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर मैंने बायो में बायो दिया था सर, एनी एज, हाँ, समझ नहीं आ रहा, शिवम आप बीच में शायद बच्चे, क्या करते हैं? मैं समझा नहीं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, समझ नहीं आ रहा है शिवम, बच्चे आपको समझ में नहीं आएगा, आज आप पहली क्लास में हैं और आप बिल्कुल एडवांस लेवल से पढ़ रहे हो ना, इसलिए। साइंस एंड टेक के लिए स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो चलो, अगर मान लो ऐसा क्या हो कि स्पर्म बहुत ही ज्यादा वीक हो, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तब ऐसी कंडीशन में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसमें ये इस तकनीक में भी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली एक सिंगल स्पर्म, इसमें क्या करते हैं कि अगर स्पर्म ज्यादा वीक भी हो, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, हम इस जो हेल्दी स्पर्म है, सभी स्पर्म में से एक स्पर्म को लेते हैं और एक एग को लेते हैं जो हेल्दी एग है, और एक एग को लेने के बाद वो इस इंजेक्शन के थ्रू हम एक स्पर्म को इस एग के अंदर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये जो एग देख रहे हो,
इस एग के साइटोप्लाज्मा में डालते हैं, इसलिए इसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म कहते हैं। अभी देखो, अभी आप बोलोगे सर ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो देखो कोई बात नहीं बच्चे, शिवम बिल्कुल अच्छी बात है, राना आना भी चाहिए बच्चे। सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए, बिल्कुल करा दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा सा समझ लो कि साइटोप्लाज्मिक किसे कहते हैं। जो नए बच्चे हैं, मतलब जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, हिंदी बता देता हूँ। तो हम पहले एक सेल को बात कर लेते हैं। सेल को समझ जाओगे तो जो इंट्रास साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो ये मैंने एक बना लिया, एक एग सेल, ठीक है। ये जो एग सेल की बात करें ना, ये जो एग है, इसका जो आउटर पोर्शन होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोल लो या प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोशिका, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब ये कोशिका, अब ये सेल का जो अंदर वाला भाग होता है, वो अंदर वाले पूरे की पूरे भाग को हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। CYTOPLASMA, साइटोप्लाज्मा। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका, कोशिका द्रव्य। अभी ध्यान देना, तो ये मैंने सेल बनाया, कोई भी सेल की बात कर रहा हूं। इस सेल का ऊपर सेल मेम्ब्रेन हो गया और इसके अंदर वाला भाग हो गया कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर में क्या पाया जाता है? इसी के अंदर में ये आपका न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक। तो अब हम क्या करते हैं कि ICIS टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस एक सेल के अंदर में हम एक इंजेक्शन, एक स्पर्म सेल लेते हैं जो हेल्दी होगा, वो इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस सेल के साइटोप्लाज्मा के अंदर में डाल देते हैं। इसके अंदर में, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा में डाल देते हैं। देखो इस फिगर में भी देखो आपको, इंजेक्शन के माध्यम से। तो अब क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्मा में हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंजेक्शन के माध्यम से एक स्पर्म को डाल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर है? हाँ, क्या लिखा? सर यदि महिला का ओवम मजबूत ना हो, वातावरण प्रजनन के लिए उपलब्ध हो, तो किसी विकी डोनर के हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखो, दोनों के लिए, अगर किसी भी हेल्दी बच्चे की बात करें, तो किसी भी हेल्दी बच्चे के लिए हेल्दी ओवम का होना, मतलब हेल्दी आप एग का होना और हेल्दी स्पर्म का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मान लो कि ऐसे कंडीशन में ना हो पाए तो क्या होगा? अगर मान लो हेल्दी एग नहीं है या हेल्दी स्पर्म नहीं है, अगर फिर भी वो फर्टिलाइज कर जाए, तो ऐसे में आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। आगे जाके प्रॉब्लम क्या होगी? हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि गर्भपात ना भी हो, अगर हेल्दी डाइट हो तो आगे जाके प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो जाए, या मान लो प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ भी नहीं हो तो आगे जाके उस बच्चे के इम्यून सिस्टम में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। मोहित अच्छी बुक है वो भी, कोशिका द्रव्य। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया कि भाई इससे हमने क्या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्यों कहा, क्योंकि हमने इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में इस स्पर्म को क्या क्या इंजेक्ट किया। तो आई थिंक अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी इस लेक्चर को छोड़ना मत, क्योंकि अगर मान लो समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। लेकिन कम से कम आप पहली बार अगर आप इस टॉपिक को पढ़े हो तो बहुत कुछ समझ में आ रही होगी। तो बार बार ये टॉपिक अगर आपके माइंड में बार बार आपके सामने आता है तो वो चीजें याद हो जाती है। कोई भी अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी चीज रट्टाफिकेशन नहीं होती है, समझ की चीज होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यकीन मानिए आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा।
आपके कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछें। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। आप में से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है, उनके लिए हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन मैंने उनके लिए भी सारे टॉपिक रखे हैं, मतलब उनके लिए भी इंटरेस्टिंग चीजें रखी है ताकि उनको भी समझ में आए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आए। तो दूसरा प्रोसीजर जो है जिसे मैंने कहा था PGD, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, क्या होता है? देखो, ये किसी भी एआरटी में, एआरटी जो बिल है उसमें ये बात बिल्कुल बोल्ड अक्षर में रखी है कि किसी भी डॉक्टर को कोई भी बच्चा क्या करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए सबसे पहले ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर क्या है, ये देखो। प्री जेनेटिक का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को, अगर मान लो कि अगर किसी भी दंपत्ति को बच्चा चाहिए और हमने क्या किया, उसका एग और स्पर्म लेकर के हमने जाइगोट फॉर्मेशन कर लिया, हमने ब्लास्टोसिस बना लिया, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस जो होगा, ठीक है, उसको इम्प्लांट करने से पहले, इनको गर्भ में प्रत्यारोपित करने से पहले हम पहले इसको चेक तो कर लें कि आखिर इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हुई तो आने वाले समय में उस बच्चे में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्री जेनेटिक टेस्ट है उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं कि लैब के अंदर में हमने सबसे पहले क्या कर लिया, हमने एम्ब्रायो बना लिया। एम्ब्रायो बनाने के बाद हमने उसमें क्या कर लिया, हमने इसको ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट कर लिया। ये एक ब्लास्टोसिस है, ठीक है। अब हम ब्लास्टोसिस में से क्या करेंगे कि इसमें से एक एक सेल को लेंगे, एक एक सेल को निकालने के बाद उसे कहाँ दिया भेजा जाएगा, उसको लैब में भेजा जाएगा, और लैब में ये चेक करेंगे कि यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, मतलब उसके अंदर में कोई जेनेटिक चेंजेस तो नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या क्रोमोसोम 23 होने चाहिए, तो क्या क्रोमोसोम 23 है या नहीं है। अगर 23 क्रोमोसोम नहीं है या कोई भी और प्रॉब्लम आती है, तब इस सेल को क्या किया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा, यूज कर दिया जाएगा, ठीक है, इसे इम्प्लांट नहीं किया जाएगा। तो ये टेस्ट से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी जेनेटिक प्रॉब्लम तो उसे दूर करना है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकती है वो मैं डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइए कि भाई सर कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ ही गई और उसको यही बच्चा चाहिए तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में भी और बहुत से तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल साथी के साथ बैठे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। क्लियर है यहाँ पे, चल ये आपको समझ में आ गया। तो हम नीट की बात करते हैं। दूसरा गाइस कि ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी, तो मेरी बात गाइस, जो सिलेक्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो सेलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की जो सेलेक्ट कमेटी थी, वो जब क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जब देखा जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल था 2019, याद करो मैंने बताया था 2020, तो सरोगेसी जब वो बिल को चेक कर रहे थे तो उनको ये लगा कि भाई सरोगेसी बिल आने से पहले एआरटी बिल का आना बहुत जरूरी है। क्यों कि मान लो कि सरोगेसी बिल ला दिए और सरोगेसी बिल लाने के बाद प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर ही नहीं हो रहा है, मतलब कि क्लिनिक ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और क्लिनिक भी काम कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारा घपला है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए कि जो सरोगेसी बिल 2019 है, सेलेक्ट कमेटी ने यह प्रस्ताव दिया कि सबसे पहले एआरटी बिल लेके आ जाए। एआरटी बिल जब आ जाए, क्योंकि भाई एआरटी बिल लाने के बाद किस तरीके से एआरटी बिल अपने आप को काम कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, तब जाकर के सरोगेसी बिल लाया जाएगा, तो ये जो होगा वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उदय सर, ये सर जी एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण होता है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है गाइस कि कहते हैं आरटी रेगुलेशन भी सपोज टू बी रूल होगा। ये देखो गाइस, ये जितने भी क्लिनिक हमने यहाँ पे, मतलब हमारे भारत के अंदर में जितने भी आरटी क्लिनिक्स हैं या जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उन सभी के पास प्रॉपर डाटाबेस है या नहीं है ये थोड़ी पता है कि भाई एआरटी बिल के तहत जितने भी लोगों ने क्या कराया है, ये करवाया, क्या बोलते हैं इसको, सरोगेसी कराई है या फिर आपने जाकर के आईवीएफ कराया है, उन सभी को डाटाबेस रखना बहुत जरूरी होगा कि भाई इन्होंने अपना ओवम कहाँ से लिया, अपना स्पर्म कहाँ से लिया, ठीक है, या फिर पहले से जो प्रिजर्व एम्ब्रायो है क्या उन्हीं को तो यूज नहीं कर लिया। तो जो डाटाबेस है प्रॉपर तरीके से क्लिनिक रखते नहीं है क्योंकि फंसने का डर है। भाई अगर कोई भी क्लिनिक अगर कोई इनलीगल तरीके से काम करती है तो क्या वो डाटाबेस रखेगी, नहीं रखेगी ना, लेकिन डाटाबेस का रखना बहुत जरूरी है। तो मतलब जो एआरटी रेगुलेशन जो अगर बिल आ जाएगा
तो जितने भी क्लिनिक है, आरटी क्लिनिक है, उस पर जो होगा मतलब पंजा जो होगा वो कसा जा सकेगा। इसलिए जो है सरकार क्या कर रही है, कहने का मतलब है कि ये जो बिल है, सरोगेसी बिल है, उससे पहले आरटी बिल ले आना चाहिए। नहीं तो जो भी अगर क्लिनिक जो भी काम करेगी हमें पता चलेगा नहीं। साथ में कहीं जो भी अबॉर्शन जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल जो है 2020, ये आपको करना है, मुझे करके दिखाना है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो किसी भी महिला के लिए 3 बिल का होना बहुत जरूरी है। पहला सरोगेसी बिल, दूसरा एआरटी बिल और तीसरा ये जो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल जो है, ये 3 बिल जो है वो क्या है, किसी भी महिला के लिए जो महिला के जो प्रजनन राइट्स है उन सभी के लिए 3 बिल का होना बहुत जरूरी है। और इन 3 बिल के आने के बाद भारत में जो एआरटिक या जो जो महिला की जो भी मतलब जो बांझ महिला है या जो ऐसे पुरुष जो नपुंसक है, जो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पा रहे, अपना बच्चा जन्मने में असमर्थ है, उनके लिए नैतिक जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सकेगा। एआरटी बताया बच्चे, आप शायद लेट से आए हो। एआरटी का मतलब होता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेस्ट। पूरी वीडियो को देखो। सर ये आईवीएफ क्या है बच्चे? आईवीएफ जो है मैं पिछली क्लास में देख चुका, ये लेक्चर 5 था, लेक्चर 4 जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। हाँ, ये जो बिल है मोस्टली जो है वो रेगुलेट करेगा किसे, क्लिनिक को। मोहम्मद रजा एआरटी बच्चे मैं बता चुका हूँ, ये टॉपिक लास्ट है ना, तो आप पुराने देखेंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने एआरटी बिल खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब कोई भी सवाल जो मैंने अभी आपको बताया हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो, अब वो मुझसे पूछें, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो एआरटी से तो क्वेश्चन पूछे फटाफट। और देखिए अगर आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है तो जहां पे आप वहां पे टाइप कर रहे हो वहां पे एक माइक का ऑप्शन होगा, आप उस माइक में भी बोलोगे तो क्वेश्चन टाइप हो जाएगा आराम से, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बोलेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन पूछे बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट। एआरटी बिल अभी वो किया गया, अमेंडमेंट करेंगे उपेंद्र, 2020 की बात कर रहे हैं, अप्रूव कर दिया गया है 2020 में। मुझे लगता है ना आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो जैसे वीडियो जैसे लाइव क्लास चल रही है तो बीच में आते हैं। ठीक है, अगर आपको साइंस एंड टेक बहुत अच्छे तरीके से करना है तो ध्यान दीजिएगा, मेरी क्लास जो होती है मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक, ठीक है, 3 से 4:30 के बीच में होती है, 3 से 4:30 के बीच में। तो क्लास आप बीच में आएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी। ठीक है, इसलिए इस क्लास को खास करके आप पूरा देखें। 2019 में क्या आया बच्चे? सर एम्ब्रायोस का निर्माण कहाँ पे होता है? मोहित, एम्ब्रायोस का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपका जाकर के फिलीपींस ट्यूब के अंदर में। कहाँ पे? फिलीपींस ट्यूब में, जो अंडवाहिनी होती है ना वहां पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आशा कुमार सर एग्जाम में किस तरीके से सवाल आ सकता है इसमें से बताता हूँ, चलो ठीक है। आईसीआई को एक बार रिपीट कर दीजिए, कर देता हूँ। सर सेरोगेसी मदर अगर बाद में बच्चा देने से मना कर दे तो कपल को उसके लिए कोई प्रावधान? हाँ ज्योति, तो जो आपको मैंने सरोगेसी बिल बताया उसी के अंतर्गत कि कोई भी अगर बच्चा देने से मना नहीं कर सकती, लेकिन मान लो कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि नहीं देंगे, तब भाई अब क्या किया जा सकता है? वैसे तो बिल में साफ साफ लिखा है कि नहीं देना पड़ेगा। सर एमआरपी बिल के बारे में बता दूं, ठीक है चलो। सर जायगोट ट्रांसफर किसी दूसरी वुमेन में इंसर्ट किया, अगर उसमें कोई जेनेटिक डिजीज होगी तो वो महिला में या बेबी में आएगी? नहीं, कोई भी नहीं, अगर उसमें जेनेटिक डिजीज होगी तो उस बच्चे में कोई नहीं आएगी, तो फिर अनुराग उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कोई बुक लेना जरूरी है या क्लास? अभी क्लास कर लो बंटी। क्या बिल हर ईयर लागू होता है और चेंज होता है? अंजलि, बिल हर ईयर लागू नहीं होता है। अगर मान लो कि बिल में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो उस बिल में उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो हर साल नहीं होता, जब जब जरूरत होती है तब कर जाता है। अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़े। आईसीएसआई को एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आईसीआई को।
देखो आईसीआई का मतलब क्या होता है, इसे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो महिला का जो एग है, ये एक महिला का एग है, इस महिला के एग में जैसे कि नेचुरल तरीके से, तो देखो यहाँ पे नेचुरल तरीके से अगर हम बात करें तो जैसे ये एग है, तो नेचुरल तरीके से महिला के शरीर में जो फिलिपिन्स ट्यूब होती है, उस फिलिपिन्स ट्यूब में ये स्पर्म खुद ब खुद जाके इंटर कर लेती है। ठीक है, महिला के कहाँ पे, फिलिपिन्स ट्यूब में खुद ब खुद इंटर करती है। लेकिन मान लो कि जो स्पर्म है वो काफी वीक है और फिलिपिन्स ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा, तब ऐसी कंडीशन में हम लैब में क्या करते हैं, अंडाणु को निकालते हैं, एग को निकालते हैं, उसके बाद एक इंजेक्शन के माध्यम से उस स्पर्म को उस अंडाणु के साइटोप्लाज्म में क्या किया जाता है, इंसर्ट करा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है उसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो जितने भी, अच्छा मैं बता देता हूँ सर, इनसे कानून कौन कौन बन चुके, बहुत सारे कानून बन चुके हैं। तो कोई भी बच्चा एबनॉर्मल होता है सर, कैसे कोई बच्चा एबनॉर्मल होता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कोई भी बच्चा तब एबनॉर्मल होता है जब उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, डीएनए का मतलब, डीएनए किस पे स्थित होता है, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो अब ये समझने के लिए कि बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको बायोलॉजी की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो बायोलॉजी क्लास को आप करना मत भूलिएगा। बायोलॉजी क्लास में कितने प्रकार की जेनेटिक डिजीज होती है, हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो एक बार मैं फिर से कहता हूँ, पीडीएफ नहीं मिलेगा बच्चे अभी, आपको केवल ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले कहाँ लागू हुआ ये बिल, किस स्टेट में हुआ, तो बच्चे अभी तो लागू, अभी तो हम अप्रूव कर रहे हैं, जब लागू होगा तो अभी मैं बताऊंगा बच्चे। तो चलो यहाँ पे हमने अपना टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो है कौन सा, एआरटी खत्म कर लिया और इस बिल को अच्छे तरीके से देख लिया। ठीक है, अब जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सौम्य टॉपिक के एंड में पी वाई क्यू भी सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है। देखो बच्चे मेरे पास इतना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैं कितना टाइम पे करूंगा क्वेश्चन, आने वाले समय में आपकी बात ध्यान से रखूंगा। बट ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो तो आपको जो बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक होता है ना, आप क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को लेने के बाद आपको वहां पे हर टॉपिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन कराता हूँ, देखो मेरे पास या हम सभी टीम के पास आपको क्लास पढ़ाने के लिए कम टाइम होता है। ठीक है, एक एक सर्टेन टाइम में मुझे क्लास खत्म करनी है। अगर मैं उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करना स्टार्ट कर दूं तो वो टाइम आगे बढ़ जाएगा, फिर आपकी आगे क्लास नहीं हो पाएगी ना। तो सभी चीजों को नजर में रखते हुए यहाँ पे केवल हम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। मान लो ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं, तो क्या ऑफलाइन क्लास में मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन खुद करना पड़ेगा। आप अपने पास एक क्वेश्चन बैंक लेके रख लीजिए। क्वेश्चन बैंक आपके पास होना भी चाहिए, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, है ना। तो वहां पे क्वेश्चन को देखो और वहां पे सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मुझे क्या करो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास है भी, कुछ बच्चों ने भेजे भी है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं वो क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन को भी ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास में अगर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे तो उसके पीछे का जो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप खुद से कर सकते हैं ना। यहाँ पे केवल आप लेक्चर अच्छे तरीके से सुनोगे तो चीज ठीक। देखो अब अगर मान लो जैसे अभी मैं आपसे ये कहूँ कि सर ये जो आप बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम जो प्री इंफ्लामेशन जो जेनेटिक डिजीज होगी उसको हम कैसे चेक करें, क्या करें। तो गाइस अगर जो भी हम डिजीज चेक करेंगे, मतलब उस जो प्री जेनेटिक टेस्ट करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, मतलब मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज मेरी बात ध्यान सुनना, ये बेसिक बच्चों उनके लिए है जो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल से नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। देखो मैं पहले एक बना लेता हूँ, ये मैं एक एग बना लेता हूँ। ठीक है, इस एग के अंदर में ये है न्यूक्लियस। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम इस न्यूक्लियस की बात करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर में अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से,
तो आपको पता है वहां पे सबसे पहले दिखाई देगा क्रोमेटीन। क्या दिखाई देगा? क्रोमेटीन दिखाई। क्रोमेटीन जो है वो धागा नुमा संरचना होते हैं, ऐसे ऐसे लंबे। यही जो क्रोमेटीन है, ये आगे जाकर के ये डबल क्रॉस हो जाता है, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि ये सिंगल थ्रेड जाके इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो होते हैं 23 पेयर। अब अगर इस 23 पेयर के अंदर में कोई भी ऊंची नीचे होती है, मतलब अगर ये 23 से 24 हो जाए या 22 हो जाए, यानी कि इसमें जो है अनिश्चितता हो जाए, तब क्या होता है, तब आपको जाकर के जेनेटिक डिजीज हो जाती है। जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या हो गया? आनुवांशिक बीमारी। यानी कि ये जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र में कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन आनुवांशिक आनुवांशिक बीमारी का कारण होता है। समझ में आ गया कि अगर गुणसूत्र में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? आनुवांशिक जो होगा, आनुवांशिक जो बीमारी होगी, ठीक है, वो हो सकती है। तो ये जो न्यूक्लियस में जो बीमारी, आनुवांशिक बीमारी होती है, उसको सही करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, अब हम बात करें कि ये जो क्रोमोसोम है, ये 23 पेयर है, और यही क्रोमोसोम आगे जाके किसमें चेंज हो जाते हैं? डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर मान लो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रोमोसोम में होगी, तो ऑब्वियसली डीएनए में प्रॉब्लम होगी, और डीएनए ही जो है आगे जाकर के जीन में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जीन जो होता है वो डीएनए पे ही होता है, तो वो जीन में प्रॉब्लम हो जाएगी, और जीन की में प्रॉब्लम हो गई तो बॉडी के अंदर में पूरी संरचना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ही बात तो क्या कि एक मैं बता रहा हूँ कि जो आपका जो कि न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम होता है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाए तो उसको हम आसानी से सही नहीं कर सकते। तो ऐसी बीमारी को, ऐसी आनुवांशिक बीमारी को सही करना थोड़ा नामुमकिन सा होता है। तो सर, हम कौन से आनुवांशिक बीमारी को सही कर सकते हैं? तो ध्यान रखना कि एक तो डीएनए कहाँ पे है? नाभिक के अंदर में। अब नाभिक के बाहर, ये जो नाभिक के बाहर, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया बोलो इसको, या इसको मीटोकॉन्ड्रिया बोलो, या इसको समसूत्रिका बोलो। चलो हिंदी बता देता हूं, समसूत्रिका, ऐसे इसकी हिंदी में। तो अब अगर मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी का अनहेल्दी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तब हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, इसको हम सही कर सकते हैं। और इसको सही करके हाल ही में हमने क्या किया है कि एक बच्चा, इसकी इस थ्रू इस माइटोकॉन्ड्रिया डीलो को हमने हटा करके एक बच्चा पैदा किया है, जो अपने आप में एक अजूबा बोल सकते हो, एक अच्छी तकनीकी है। तो इसको हम, इस तकनीकी को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या क्या समझा नहीं करूंगा। तो अभी हम बात करेंगे इस माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के बारे में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कोई अगर जेनेटिक डिजीज आ गई है, कोई डीएनए में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे हम सही कैसे करेंगे? ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, कौन सा देख रहे हो यहाँ पे? ये जो प्रोसेस देख रहे हो यहाँ पे, न्यूक्लियस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे हम सही आसानी से नहीं कर सकते। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कोई डीएनए में प्रॉब्लम हो, जेनेटिक डिजीज हो, तो उसे सही कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। तो अब अगर इसकी बात करें तो माइटो क्या है और इसे सबसे पहले किसने किया?
मंजू यार सर, क्लास एडमिशन के लिए क्या क्या करना होगा? आप जो है गूगल पे जाए, जो जो आपका जो है मुख्यमंत्री जो योजना है यूपी की, उस पे आपको वेबसाइट मिलेगी। आप उस पे उस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। बताता हूँ अनुराग, एनर्जी पावर हाउस देखो यहाँ पे। देखो, माइक्रोकॉर्डियल जीन थेरेपी की अगर हम बात करें गाइस, तो अभी हाल ही में हमने दुनिया का सबसे पहला कंट्रोवर्शियल बच्चा जो है इस तकनीकी के माध्यम से हमने विकसित किया है। और इसको क्या किया है, यूएस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक किया है। और इसमें हमने 3 लोगों के डीएनए को लेकर के बच्चा पैदा किया, यानी कि जो माइक्रोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी है, इसे हम थ्री पेरेंट्स बेबी भी कह सकते हैं। कौन सा कौन से बेबी? थ्री पेरेंट्स बेबी भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का सबसे पहला बच्चा हमने क्या किया, पैदा किया, यूएस के साइंटिस्ट ने, ठीक है, किसी तीसरे पेरेंट्स का डीएनए लेकर के हमने किया। ये जो है गाइस, इस प्रोसीजर को जो अलाउ किया है वो किसने किया? द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने इसको अलाउ किया है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को, यानी कि अब इसे किन किन नामों से जान सकते हैं? तो पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इस तकनीक को, मतलब ये जो तकनीक मैं आपको बता रहा हूँ, इस तकनीक को सबसे पहला हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम जानेंगे पहला क्या, ये माइक्रोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के नाम से भी जान सकते हैं। इसको थ्री पेरेंट्स थ्री पेरेंट्स बेबी के नाम से भी जान सकते हैं, या इसे क्या बोल सकते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से भी जानेंगे। यानी कि ये MRT भी है, ये MGT भी है, और ये थ्री पेरेंट्स बेबी भी है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तकनीक को 3 नामों से जाना जाता है, कंफ्यूज होने का कोई काम नहीं है। सर व्हाट इज डिजाइनर बेबी? सपना बताऊंगा बच्चे। हाँ, रचना, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में क्रोमोसोम के डीएनए से अलग होता है। सर पपड़ी फिर भी बनी है ना? हाँ बनी है। सर आपकी आवाज के साथ एक ध्वनि आ रही है, पता नहीं क्या आज प्रॉब्लम हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में वो ना किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं क्या, कि थ्री पेरेंट्स बेबी के बारे में। किसके बारे में? थ्री पेरेंट्स बेबी के बारे में। और थ्री पेरेंट्स बेबी में हम यहाँ बात करने वाले हैं MRT टेक्नोलॉजी के बारे में, MRT थेरेपी के बारे में। तो यहाँ पर जो है गाइस की MRT तकनीक के द्वारा 3 लोगों का डीएनए लिया गया है। 3 लोगों का डीएनए मतलब जो मदर और फादर का डीएनए है वो, और साथ में छोटा सा अमाउंट में हमने जो फीमेल डोनर है उसका भी जो डीएनए है वो लिया है। वो क्या है बताइए। सर दिख नहीं रहा इंक से। मयूरी मैंने कहा बच्चे, इस माइक्रोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी को हम थ्री पेरेंट्स बेबी के नाम से भी जानते हैं, थ्री पेरेंट्स बेबी के नाम से भी जानते हैं, और इसे माइक्रोकॉन्ड्रियल डिस्प्लेसमेंट थेरेपी MRT भी कहते हैं। तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो, ये जो थ्री पेरेंट्स बेबी है, मतलब ये जो तकनीकी जो ये जो MRT जो किया गया है, इसमें हमने एक नई प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया है। इस तकनीकी को हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो तकनीकी है, मतलब माइक्रोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी के द्वारा जो हमने बच्चा पैदा किया है, उसको हमने प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक के द्वारा किया है। तो ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक क्या है, घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले आप ये चीजें देख लो कि ये जो माइक्रोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी की बात हम कर रहे हैं, ये क्यों की जाती है। देखो गाइस, बेसिकली क्या है कि इसमें हमने क्या किया कि 3 लोगों का डीएनए लिया है, जिसमें हमने जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो रियल माता पिता का लिया है, और जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमने किसी तीसरे व्यक्ति का लिया है। तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, थ्री पेरेंट्स बेबी कह दिया। इसका मतलब ये जो है, इसका MRT का जो बेनिफिट है, मतलब क्या फायदा है, इस MRT का बेनिफिट ये है कि जो भी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है, ठीक है, वो जो माँ से बच्चों में जाती है, वो इस तकनीकी के द्वारा नहीं होगी। अब भाई सर माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज क्या हो सकती है, इसमें जो आनुवांशिक डिजीज है वो क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ पहले आपको कि अगर किसी में माइट्रोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज आती है,
तो ऐसा जो बच्चा होता है उसके जो मांसपेशी होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से जो है उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, उनमें जो लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, और हाथ पैर में वीकनेस हो जाती है, ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो वैज्ञानिकों ने जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, अगर वो इन्फेक्ट हो चुका है तो उसको रोकने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लिए दो मेथड का उपयोग किया जाता है। पहला जो मेथड है वो है प्रो न्यूक्लियर तकनीक, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, और दूसरा है स्पिंडल ट्रांसफर। ध्यान दीजिएगा, ये तकनीक की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा और स्पिंडल ट्रांसफर के द्वारा। अभी मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ तक जो मैंने बताया वो समझ में आया या नहीं। मंजू, उसके लिए बुक बच्चे स्पेक्ट्रम ले लो, स्पेक्ट्रम फटाफट बताएं यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है, और ध्यान से देखिएगा इस प्रोसेस को, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कोई बच्चे कोई बताएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। गॉट इट सर, दो तीन ही कहा है, ठीक है। इस प्रोसेस के साथ कोई समस्या भी है? बता रहा हूँ बच्चे, बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, पहले वो देख लो, उसके बाद हम आगे की बात करें। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट मुझे बताएं, आगे बताऊंगा। समझ में आ गया? ओके। देखो, जितने भी लोग हैं कमेंट करते रहे प्लीज, कमेंट करते रहने से मुझे लगता है कि आप सभी हो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि आप सभी जा चुके हो। अक्षय ने कहा है समझ में आ गया, ठीक है। मयूरी ने कहा है नो सर। कोई नो मतलब क्या? मयूरी क्या नो मतलब? बच्चे क्लियर है? रस ने कहा आ गया, हरिकेश ने कहा आ गया। भाई बस 5-10 लोगों का ही कमेंट आता है, बाकी लोग भी तो कमेंट करें ताकि पता चले। सपना नो सर, क्या नो का मतलब बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। तो चलिए हम आगे पता करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी की जब हम बात करें, एमआरटी की जब बात करें, तो एमआरटी के अंदर में ये जो दो मेथड है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक और स्पिंडल ट्रांसफर, वो क्या होता है? जी बिल्कुल, सभी लोग अगर कमेंट करेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं और आप सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा ने कहा है समझ में आ गया। आप में से तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब वीडियो तो रोज देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, है ना? वैसे लोग जो कमेंट नहीं करते, कमेंट करके अपने सवालों को पूछ लो, ठीक है? बिल्कुल सही, इस तरीके से कमेंट करेंगे तो अच्छा भी लगेगा मुझे भी। तो चलो आगे आगे जो है मतलब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो देखो, थ्री पेन्स बेबी में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रियल की बात करें। देखो, ये डोनर एग हो गया। डोनर एग का मतलब क्या हो गया? डोनर का मतलब हम किसी दूसरी महिला से हम एग को लेंगे, ठीक है। दूसरा एग जो होगा, जो रियल मदर का ही होगा वही होगा, जो फादर होगा वो उसका स्पर्म लेते हैं। तो मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, डोनर का एग लेंगे, ये है मदर का एग, ये है डोनर का एग। तो यहाँ पे देखो कि मदर का जो रियल मदर का जो एग है उसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रियल है वो क्या डिफेक्ट हो चुका है, मतलब इसमें जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो दूषित है या खराब है। बट डोनर का जो माइट्रोकॉन्ड्रिया हेल्दी है। तो हम या तो क्या करेंगे कि मदर का न्यूक्लियस लेकर के डायरेक्ट डोनर के न्यूक्लियस में डाल देंगे, बोल सकते ना? तो जब हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा गाइस, पहला जो है पहला जो प्रोसीजर है जिसको मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर कहते हैं वो क्या है? मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है वो देखो पहले। निर्भय से कमेंट तो करता हूं पर आप मेरा नाम नहीं लेते। ओके, इस बार ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला इसमें मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर में कि ये मदर का एग देख रहे हो और ये है डोनर का एग। हम डोनर का जो एग होता है उसमें से नाभिक को निकाल लेते हैं,
डोनर के एग में से नाभिक को निकाल के नष्ट कर देते हैं, और जो मदर का जो एग होता है वो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, डोनर के एग के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं। मेरी बात फिर से सुनिएगा कि हम मदर का जो एग होगा, मदर का जो अंडाणु है उसके नाभिक में से, सॉरी मदर के एग में से उसका जो नाभिक है वो निकाल करके हम डोनर के एग का नाभिक डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं, और मदर के एग का नाभिक हम उसको डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर डोनर का जो एग देख रहे हो, ये जो डोनर का जो एग देख रहे हो, अब इसमें हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, देख रहे हो, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम इसे फादर के स्पर्म के साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, देखो तीन चीजें हो गई यहाँ पे इसमें, कि भैया यहाँ पे इस सेल के अंदर में, कि अब ये जो देख रहे हो, ये डोनर का जो पूरा का पूरा सेल लिया था हमने, डोनर के सेल में डोनर का डीएनए आ गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और जो मदर का जो न्यूक्लियस जो डीएनए था वो भी आ गया, और फादर का भी डीएनए आ गया। तो हमने क्या किया कि अब इसके थ्रू ये बच्चा हमने आइडेंटिफाई किया, ये बच्चा हो गया। तो जब क्या किया जाए कि जब किसी दाता के अंडाणु से हम अंडाणु में से उसके नाभिक को निकाल कर नष्ट कर देते हैं, और माता के जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया वाले एग से जब हम नाभिक को निकाल करके दाता के सेल के अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं, तब ये जो तकनीकी होती है इसे हम कहते हैं मैटरनल स्पिंडल तकनीकी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक क्या है फिर? तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक में हम किसी के नाभिक को निकालते नहीं है। देखो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक में हम क्या करते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक में ये जो मदर का जो एग है वो इसमें जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब कि इस माँ के जो अंडाणु है उसमें जो नाभिक है वो तो सही है, बट ये जो किनारे आप क्या देख रहे हो, ये जो किनारे आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या दूषित है। तो हम क्या करते हैं कि जो दूषित माइटोकॉन्ड्रियल वाला जो एग है उसको आईवीएफ के माध्यम से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि शरीर के बाहर प्रयोगशाला में हम इस स्पर्म के साथ, फादर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइज करने के बाद उसे हम जायगोट में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जायगोट के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं। तो अब इस जायगोट के अंदर में क्या देख रहे हो कि इसमें जो है मदर और फादर का जो डीएनए वो तो आ गया, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो अभी भी दूषित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करते हैं कि किसी तीसरे यानी कि दाता जो महिला होती है, उस दाता महिला के जो दाता के जो अंडाणु है, डोनर जो एग दी थी, हमने क्या किया उसके अंदर में इसके न्यूक्लियस को निकाल करके हम बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो ये जो तकनीक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे फादर और मदर का जो डीएनए है वो मिक्स हो गया, और ये जो है आपका ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो किसका हो गया, हेल्दी, वो डोनर का। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हो, ये प्रोसेस जो है इसे आप स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, तो मदर की क्वेश्चन क्या क्या है देखेंगे आपका। अगर मदर के सेल में डीएनए और डोनर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखा है? मदर के सेल में डीएनए और डोनर, मैं समझा नहीं पड़ेगा, आप से पूछो बच्चे। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक जो है यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो देखो मैंने क्या बोला, जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीकी जो है, अभी आप जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, निर्भय कह रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है 2020 में, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे वो प्रॉपर तरीके से यूपीएससी बेस्ड है, इसका बेनिफिट आपको आगे भी होगा ही होगा। सही प्रोसेस किस केस में करते हैं रचना, ये तब करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन बता दिया आपने अभी, बाकी यहाँ बताएंगे अभी एक बार। प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फिर से बता दीजिए। निर्भय मैं बताऊंगा बच्चे। सर डोनर मदर इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइल्ड को रियल फादर मदर से मिला है। क्या है? डोनर मदर इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइल्ड को रियल फादर मदर से। मैं समझा नहीं, क्वेश्चन फिर से बोलो। चलो ये तो चलो मैंने एक बार समझा लिया, आप चाहते हो तो फिर से समझाता हूँ, तो एक बार देखिए फिर से सुनो, इसके बाद हम लास्ट करेंगे। भाई मैटेरियल जो मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर क्या होता है? मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर क्या होता है उसकी बात करें बच्चे। देखो मैटरनल में क्या होता है कि ये जैसे कि मदर का एग है, इस मदर के एग में देख रहे हो
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल साइटोप्लाज्म मतलब कि इस माँ के एग में, अंडाणु के अंदर में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्वस्थ नहीं है, वो दूषित है, खराब है। तो हमने क्या किया, हमने इस एग में से ये जो न्यूक्लियस है, मतलब जो नाभिक है, उस नाभिक को हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने किसी दूसरे डोनर एग को लिया। तो दूसरे डोनर एग को लेने के बाद हमने उस एग के नाभिक को निकाल करके नष्ट कर लिया, क्योंकि मुझे तो नाभिक किसका चाहिए भाई, नाभिक तो मुझे जो मदर है उन्हीं का चाहिए। तो डोनर का एग में से हमने उस नाभिक को निकाल करके नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद फिर पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को लेकर के हमने ये जो नाभिक विहीन साइटोप्लाज्म है डोनर का, तो हमने क्या किया, जो मदर का जो नाभिक था उसको हमने ऐड कर लिया। तो अब ये जो देख रहे हो, अब इसमें दो तरीके की चीजें हो गई, मतलब इसमें माँ का जो डीएनए है वो भी है, और जो आपका जो डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेंगे, और सब फर्टिलाइज करने के बाद जो एम्ब्रायो पैदा होगा वो माँ के गर्भ में डाल दिए। तो अब इस प्रोसेस को हमने मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर कहा। अब आप बोलोगे सर जो बच्चा पैदा होगा तो क्या इसमें तीनों के करैक्टर आएंगे? तो देखो ये एक कंट्रोवर्सी है। अभी आप, मैं अगर आपसे बोलूं तो नहीं, यहाँ पे जो बच्चे में जो करैक्टर आएंगे केवल करैक्टर किसके, मदर का आएगा और साथ में फादर का आएगा। जो डोनर का जो हमने एग लिया था उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए था, उस डीएनए से कोई भी असर बच्चे में नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें ज्यादा डीएनए नहीं होते, इसमें से 34 या 30, इसमें से 34 या 33 जीन होता है। मैं भूल रहा हूँ, मैं वो फिर भी देखूंगा बाद में। तो बस यहाँ पे जो है इतना जो जीन है, जब हम बॉडी ट्रांसप्लांट मतलब ब्लड ट्रांसप्लांट करते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे ज्यादा ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को पहले ही निकाल लिया, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे के बारे में, तो अगर हम बात करें प्रो न्यूक्लियर के बारे में, तो प्रो न्यूक्लियर में हम क्या करते हैं कि जो भी माता है, माता को जो इन्फेक्टेड है, मतलब इन्फेक्टेड जो सेल है, हम डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, उसको स्पर्म के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। स्पर्म को फर्टिलाइज करने के बाद जब माँ का डीएनए और फादर का डीएनए फर्टिलाइज हो जाता है, तब दोनों के डीएनए को निकाल करके हम डोनर के उस सेल के अंदर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहलाता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। बताया बच्चे, निबेल प्रोटॉक ने बताया उसे। सर हाउ टू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज ट्रांसफर? ठीक है अनुराग, अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इन बोथ प्रो एंड स्पिंडल माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर प्रोसेस द डोनर मोडल माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है नीलम। इन द थ्री पेयर्स के लिए प्रोसेस डोनर के सेल में न्यूक्लियस ऑफ मैं समझाऊंगा कुछ थ्री पेयर्स में डोनर के सेल में न्यूक्लियस ऑफ मतलब, ठीक है, आपको मदर का मतलब मैं ये पूछ, हाँ हाँ बिल्कुल तो सही तो बोल रहे हो आप। माइटोकॉन्ड्रिया डाली तो दोनों नहीं, कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं। So the user is very early technology from which you are कोई भी, तो मैं समझा नहीं दो चीजों को। तो गाइस क्या आपको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक समझ में आई? अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर आप पे कोई सवाल है तो मुझे पूछे, क्योंकि आज की क्लास को हम अभी यहीं पे रखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। तो फटाफट फटाफट आप सभी मुझे बता दें, क्या आपको आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, या फिर अगर कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से तो फटाफट पूछे, जल्दी जल्दी पूछे। नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। मदर बच्चे के अंदर में डोनर, देखो जो डोनर का डीएनए ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, कोई भी असर नहीं आएगा बच्चे में। हम्म, बना सकते हैं साइड। हम्म, तो क्या आज की क्लास आपको समझ में आई?
आज की क्लास में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हुई, लेकिन हाँ क्लास फाइनली संपन्न हो चुकी है, तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, अगर नहीं भी समझ में आया तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक काम करें, इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा भी देखने के बाद अगर आपके मन में सवाल होते हैं तो मैं वही मुझसे आप पूछ लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू राजू कुमार। हम में से होते हैं, हम में से होते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी। हाँ डेली यही टाइम होता है मंजू। हाँ प्रो निकल तकनीक में जो होता है माँ के नाभिक निकाल के, हाँ माँ और स्पर्म दोनों, मतलब माँ और फादर दोनों के। थैंक यू सो मच नीलम, थैंक यू, थैंक यू। तो यानी कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई। हाँ आज की क्लास थोड़ा सा यार टर्म था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अब बच्चों मैं एक बात आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर हम साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश होगी, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम हिंदी में प्रॉपर तरीके से अगर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। आप मार्केट में से बुक लेके आ जाए, ओके, कोई भी बुक लिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर आप हिंदी में लेके आ रहे हो तो हिंदी में इतने सारे टर्म्स होंगे हिंदी में कि समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं साइंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है इंग्लिश और हिंदी की, बट मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं इजिली एक्सप्लेन करूँ, है ना। नमस्ते नमस्ते। तो आज की क्लास मतलब यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो होगी, कल क्लास नहीं है, सैटरडे और संडे और मंडे क्लास नहीं होगी। हम वापस मिलेंगे कब, हम मिलेंगे मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच जो। तो चलिए आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ें और नोट्स भी बनाएं, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 प्री में, ओके, क्या बात है, आज की टॉपिक से है ना, अच्छी बात है ये। थैंक यू यूनिस, थैंक यू, लव यू टू निर्भय सिंह, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की क्लास में यहाँ पर रखते हैं, आप सभी आराम करें, दूसरी क्लास अगर लेनी हो तो दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।